एक तरफ आपको खाली कुर्सियां दिखा रहे हैं, दूसरे तरफ हम आपको प्रधानमंत्री की रैली की तस्वीर दिखा रहे हैं। सोचिए, ये राजस्थान के भरतपुर में प्रधानमंत्री की रैली का वीडियो है। अब इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जिस समय ये वीडियो बनाया गया है उस समय प्रधानमंत्री अपनी भाषण भी दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले का या बाद का वीडियो है, ठीक उस समय का वीडियो है जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी की ग्राउंड पर हालत क्या है। क्या 5 राज्यों में बीजेपी कोई स्टेट जीतेगी? क्या कांग्रेस जीतेगी? क्या है हाल? 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ी खबर और सटीक खबर जानिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो भरतपुर का बताया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री एक रैली में गए थे और उन्होंने उनके भाषण के दौरान ही कुर्सियां खाली है, मतलब भीड़ नहीं जुट रही है। लेकिन वहीं आप राजस्थान में जब चंद्रशेखर रावण की रैली की तस्वीरें देखेंगे, हनुमान बेनीवाल की रैली की तस्वीरें देखेंगे और बीएसपी की मायावती की रैली की तस्वीरें देखेंगे तो दांतों तले उंगली काट लेंगे। इतना भीड़, इतना जनसैलाब आता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लगता है कि सत्ता परिवर्तन तो तय है, लेकिन मामला ट्रायंगुलर है। वहीं राहुल गांधी लगातार जोर लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर सीधे हमला कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की भीड़ की तुलना करेंगे तो राहुल गांधी की भीड़ ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही आप राहुल गांधी की और हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर की रैली की तुलना करेंगे तो वहाँ चंद्रशेखर और हनुमान बेनीवाल की रैली की तुलना भीड़ ज़्यादा है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैलियों में भी भीड़ ज़्यादा जुट रही है, लेकिन उन्होंने रैलियाँ ही बहुत कम की है। लेकिन वो चुनाव बीएसपी मजबूती से लड़ा और पिछली बार तो 6 सीटें थी उनकी, जो बाद में कांग्रेस ने मिला लिया था। तो सोचिए, राजस्थान में जहां कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, शेड्यूल कास्ट के लोग नाराज हैं, जाट नाराज है, आपको बता दें गुर्जर समाज के लोग नाराज हैं, उसके बाद भी हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहे हैं। बीएसपी वहां अपने दम पर सीटें जीत रही है। मामला कांग्रेस और बीजेपी में नहीं है, जैसा आपको इस देश की मनुवादी मीडिया बता रही है। सवर्ण सोशल मीडिया पत्रकार कह रहे हैं कांग्रेस जीत रही है, जो बीजेपी के खिलाफ है। मनुवादी टीवी अखबार कह रहे हैं बीजेपी जीत रही है। लेकिन इस खेल में बहुजन बने हुए हैं, खासकर हनुमान बेनीवाल, बीएसपी और चंद्रशेखर आज़ाद की रैली में शानदार भीड़ जुट रही है। और अगर इस सीटों में तब्दील हो गया 15 से 20, तो अब बताइए सत्ता की चाबी किसके पास होगी। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हो चुका है। वहाँ लगभग साफ हो गया है कि कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी के बीच मुकाबला था और लगभग 1 दर्जन सीटों पर बीएसपी जो है उसने अपना दबदबा बना दिया। वहाँ दाऊराम रत्नाकर बड़े नेता है, पामगार से बीएसपी की विधायक भी रही हैं, एक अभी वर्तमान में थी। तो वहाँ भी बीएसपी शानदार कर रही है, क्योंकि उसने गोंडवाना पार्टी से गठबंधन भी किया था, तो आदिवासी समाज का भी समर्थन मिला है। वहीं आपको मिजोरम का पता ही है, बीजेपी को 20 सीटों पर कैंडिडेट ही नहीं मिले थे। एमपी में बीजेपी की गुंडई जारी है। सोचिए, मुरैना में बीएसपी के वोटर्स के घर जला दिए गए, मारपीट की गई है। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन एमपी में भी मामला फंस गया है। सोचिए, बीजेपी के खिलाफ इतनी बड़ी इनकम्बेंसी को भी नहीं भुना पाई है और लगभग 70 सीटों पर सपा, बसपा और आजाद समाज पार्टी जो है वो अपना दबदबा बनाए हुए है। और जिस तरह से पूरे देश में बहुजन आंदोलन का दबदबा बढ़ा है, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग एकजुट हुए हैं, उससे सवाल पैदा हो रहा है कि अब वो दिन गए जब कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, अब बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां आगे आ रही है। और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी दमखम दिखाया है और वो भी कुछ सीटें निकाल सकती है। बीएसपी बहुत ही मजबूत पार्टी है। वहाँ से फूल सिंह बरैया भले कांग्रेस में चले गए हों, लेकिन जिस तरह की मेहनत रामजी गौतम ने की है और मायावती की कई रैलियां हुई है, खासकर जो चंबल और मुरैना का बेल्ट है, वहाँ बीएसपी मजबूत है और 1 दर्जन के सीटों पर वो शानदार तरीके से परफॉर्म करे। और ऐसा हुआ तो फिर सत्ता की चाबी बीएसपी के हाथों में होगी। आज़ाद समाज पार्टी के भी 3-4 कैंडिडेट तो इतने मजबूत हैं कि जिनके नामांकन में ही 1 लाख से ज़्यादा लोग जुटे थे। अब आते हैं आपको तेलंगाना में केसीआर के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ आरएस परवीन का जलवा जारी है। वहाँ वो लगातार अपनी ताकत दिखा रहे हैं, दमखम दिखा रहे हैं। वहाँ सबसे लास्ट में 30 को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। राजस्थान में अभी सबकी नज़र है, जहाँ 25 तारीख को वोटिंग होगी।
वहाँ भले कांग्रेस की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी है, शेड्यूल कास्ट के लोग नाराज हैं, ओबीसी के लोग नाराज हैं, और वहाँ आज़ाद समाज पार्टी और हनुमान बेनीवाल के गठबंधन ने चमत्कार कर दिया है। जिस तरह की भीड़ जुट रही है, कांग्रेस बीजेपी के लिए आसान नहीं है। वहीं बीएसपी भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आपको टिकट देने की बात बताया तो भले मंच से राहुल गांधी ओबीसी जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पांचों राज्य में मिजोरम तो खैर ट्राइबल बेस्ड स्टेट है तो वहाँ तो मजबूरी है, लेकिन तेलंगाना में भी ओबीसी को बीजेपी कांग्रेस ने कम टिकट दिया है, केसीआर ने तो और कम दिया है। उसके बाद राजस्थान में भी बीजेपी कांग्रेस टिकट देने में एससी एसटी ओबीसी को कोताही बरत रही है। एससी एसटी को रिजर्व से आगे नहीं देती है, ओबीसी को सवर्णों के मुकाबले कम दिया है। 10% बिहार का अगर पैरामीटर माने तो 10% सवर्णों के मुकाबले 60% ओबीसी को उतना ही टिकट मिल रहा है जितना सवर्णों को मिल रहा है, कहीं कहीं कम मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बीजेपी ने यही किया था, छत्तीसगढ़ में भी यही किया था, और यही जगह बीएसपी भर रही है, आज़ाद समाज पार्टी भर रही है, हनुमान बेनीवाल भर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भर रही है कि उन्होंने जमकर वोट दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी भी एक बड़ा फैक्टर है जो सीधे सीधे बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के जो 22 वोट है वो आम आदमी पार्टी को मिल रहा है और उससे बीजेपी कमज़ोर हो रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी ओबीसी को, बैकवर्ड समाज को, 60% वाले को जमकर टिकट दिया है। तो इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री की रैली में बिल्कुल भीड़ नहीं जुट रही है और हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर और मायावती जी की रैली में जनसैलाब उमड़ रहा है। और ये खबरें मीडिया अखबार आपको नहीं दिखाते। आप कल्पना कीजिए कि अगर एससी एसटी ओबीसी के पास टीवी अखबार होता, रिपोर्टर होते, पत्रकार होते, एंकर होते, तो ये पार्टियां कितनी बड़ी हो जाती। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं है, पैसे वालों की पार्टी है। बड़ी पार्टी तो समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, डीएमके है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, या ये जो आरजेडी है, जेडीयू है, एसपी है, बीएसपी है, जो बहुजन दल है, जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, क्योंकि 100 में 90 तो एससी एसटी ओबीसी हैं। तो ये बड़ा अपडेट है। लेकिन प्रधानमंत्री की खाली कुर्सी लगातार उनकी किरकिरी हो रही है। कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिख रही है। इन तमाम राज्यों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन सत्ता की चाबी तो बहुजनों के पास होगी। लेकिन ये बात है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी, ये तय है लगभग। बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी होगी, लेकिन सरकार न तो कांग्रेस न बीजेपी बना पाएगी। गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन कांग्रेस जो है वो लीड लेती हुई दिख रही है। ये फैक्ट है, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के लोग और अल्पसंख्यक समाज के लोग, किसान कम्युनिटी के लोग बीजेपी के केंद्र सरकार से बहुत ही ज़्यादा नाराज है। और इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री की रैली में लोग नहीं जुट रहे हैं। तो 5 राज्यों पर ये अब तक का अपडेट है। 3 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुका है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में 2 राज्यों का चुनाव बचा है। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं, अगर 2018 के फॉर्मूला को माने, ट्रेंड को देखें, 2018 में कांग्रेस ने इसी तरह से 4 राज्य जीते थे। कर्नाटक छीना था बीजेपी से, मध्य प्रदेश छीना था, राजस्थान छीना था और छत्तीसगढ़ छीना था। और वहाँ कांग्रेस सरकार नहीं चला पाई थे। महाराष्ट्र, कर्नाटक में कांग्रेसी बीजेपी वाले हो गए, मध्य प्रदेश में कांग्रेसी बीजेपी वाले हो गए, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अंत तक जोड़ घटाव चलता रहा, लेकिन दोनों ओबीसी मुख्यमंत्री सरकार बचाने में कामयाब रहे। तो समझिए, लोग एससी एसटी ओबीसी किसानों के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दीजिए, वो तो बीजेपी में चले जाते हैं। इसको लेकर भी लगातार थोड़ा कांग्रेस डिफिसिट में है, घाटे में है। लेकिन 2018 में 4 राज्य जीतने के बाद 2019 में कांग्रेस हार गई थी बीजेपी से। लोग यही कयास लगा रहे हैं कि 5 राज्य अगर कांग्रेस जीत भी जाती है तो 2024 में कांग्रेस नहीं हरा पाएगी। इंडिया गठबंधन में वो ताकत है जो लालू यादव है, नीतीश कुमार है, अखिलेश यादव है। और अगर कांग्रेस बीजेपी के अलग इंडिया गठबंधन बनता है, इसमें लालू यादव से लेकर ये तमाम लोग, खासकर बहुजन दल आए, बीएसपी आ जाए, जेएमएम, डीएमके, तो बीजेपी को चारे खाने चित किया जा सकता है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा, अब मुसलमान पहले नाराज थे, उसके बाद शेड्यूल कास्ट के लोग नाराज हुए, जिस तरह से आरक्षणों की खत्म किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, जिस तरह से सवर्णों का तुष्टीकरण हो रहा है। उसके बाद जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, किसान नाराज हुए, अभी आज के मराठाओं का आंदोलन चल रहा है। और सबसे अंत में ओबीसी नाराज हो गया जाति जनगणना न कराने के पीछे। तो 2024 में तो तय है कि मंडल बनाम कमंडल, सोशल जस्टिस बनाम हिंदुत्व की लड़ाई है, धर्म मंदिर बनाम मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई है। और इसमें फिलहाल बीजेपी पीछे पड़ती हुई दिख रही है, कमज़ोर पड़ती हुई दिख रही है।
और जिस तरह से SC ST OBC और किसान लोग जागरूक हुए उससे साफ है कि 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। अगर आप इन राज्यों से हैं तो आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।